आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। कल भारत बंद का ऐलान किया गया। 12 दिन से दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए अब आखिरकार यह रास्ता पकड़ने की सोची। 5 दौर की बैठकों के बाद भी जब सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी तो कल बंद के जरिए केंद्र सरकार पर किसान दबाव बनाने की कोशिश करें। देश में विरोध प्रदर्शन का हक सबको है, किसान भी अपने उसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल तब उठे जब किसानों के आंदोलन को हथियार बनाकर राजनीतिक पार्टियों ने रोटियां सेकने की कोशिश शुरू कर दी। अलग अलग वक्त पर कृषि सुधारों की वकालत करने वाली पार्टियां अब विरोध में खड़ी हैं और किसानों के भारत बंद को न सिर्फ समर्थन दे रही है बल्कि खुद भी सड़कों पर उतर पड़ी। इसीलिए लोग कह रहे हैं सड़क पर किसान और सियासत पहलवान। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम किसानों के नाम पर चारों तरफ बिसात बिछी। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने देश के हर कोने में अपने अपने हिसाब से आंदोलन की आग पर चूल्हा चढ़ा दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया की हैसियत से अखिलेश यादव आज से किसान यात्रा शुरू करने की तैयारी में थे। पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो पैदल जाने लगे, वो भी मुमकिन नहीं हुआ तो धरने पर बैठ गए। मैं कन्नौज जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी फ्लीट सब रोक ली, अब कोई रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना है। अब सरकार ने जो चाहे, सरकार जहाँ भेजना चाहे भेज दे, लेकिन समाजवादी पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। तो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दिए हैं, अगर ये जेल भेजना चाहे तो जेल भेज दें। उधर दिल्ली में केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे। केजरीवाल ने करीब 30 मिनट तक किसान नेताओं से मुलाकात की और अपने पार्टी का समर्थन जताया। साथ ही ये भी तुर्रा छोड़ा कि केंद्र सरकार ने किसानों को जेल में डालने का प्लान बनाया था, मगर दिल्ली सरकार ने साथ नहीं दिया। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी। किसानों ने अपनी मांग मनवाने के लिए कल भारत बंद का ऐलान किया है। चक्का जाम वाले आंदोलन को विपक्षी पार्टियां बढ़ चढ़ कर समर्थन दे रही। केंद्र सरकार ने नसीहत दी है कि बंद के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखी जाए, लेकिन उससे पहले आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर किसान की आड़ में राजनीति चमकाने का आरोप मढ़ा। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? सरकार का हर मंत्री और खुद प्रधानमंत्री हर बयान में यही दावा कर रहे हैं कि नए कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं और विपक्ष उन्हें बहका रहा है। लेकिन ये बात सरकार पिछली 5 बैठकों में किसानों को क्यों नहीं समझा पाई, ये समझ से परे है। बहरहाल किसान हर हाल में नया कानून खारिज करने पर अड़े। कल भारत बंद है, इसके अगले दिन यानी 9 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच छठी बैठक होगी।
बहरहाल किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कल बंद के दौरान इसकी शक्ल क्या होगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें, हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ आतिशी हैं, वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ विजय सरदाना है, वो कृषि विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला हैं, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई हैं और अध्यक्ष हैं स्टूडेंट विंग के इनसो के। हम सबसे बात करें उसके पहले आपको सीधे ग्राउंड जीरो लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी संवाददाता कुणाल इस वक्त मौजूद है गाजीपुर में। कुणाल इस वक्त हमारे साथ लाइव है। कुणाल, कल का भारत बंद और आज राजनीतिक पार्टियों की हाजिरी किसान आंदोलन के अलग अलग मंचों पर, क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका आंदोलन है और राजनीतिक है, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां उसको अपना समर्थन दे रही हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम यही चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले और राजनीतिक पार्टियां अगर उसको देना चाहती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उनका यही कहना है कि जो किसान अभी तक सड़क पर लड़ रहे थे, खासतौर पर विपक्षी दलों को, उनको पार्लियामेंट में यानी संसद के भीतर समर्थन देना चाहिए और जो 3 बिल हैं जो कि किसान विरोधी इनके मुताबिक हैं, उसको लेकर के लड़ाई केवल सड़कों पर अब राजनीतिक पार्टियों को लड़नी नहीं है बल्कि संसद के अंदर भी लड़ना है। तो उनसे ये भी समर्थन मांगा है कि ये सिर्फ सड़क की जो लड़ाई है, भारत बंद है, वहीं तक लड़ाई सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि संसद की जो लड़ाई है उसमें भी राजनीतिक पार्टियां सामने आए और इसको अपना पूरा समर्थन दें। तो ये स्थिति है इस समय गाजीपुर की। तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि जो किसान है वो हाईवे पे लगातार डटे हुए हैं, अपना तंबू तान दिया है और साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों से परहेज नहीं है। बीजेपी वाले भी आना चाहें तो आ सकते हैं, उनके समर्थन में किसानों की बात है, उनको कोई परहेज नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो संसद की लड़ाई है वहां समर्थन जरूर दे, वहां मुंह न छुपाएं, वहां पर इनके समर्थन में पीछे ना हटे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कुणाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए, किसान डटे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें कुणाल लाइव दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कोई राजनीतिक पार्टी आती है, हमें परहेज नहीं है, स्वागत है, कोई भी आंदोलन का समर्थन करना चाहता है। दिग्विजय चौटाला, आप सरकार में भी हैं, बीजेपी के साथ भी हैं और आप कहते हैं हम किसानों के साथ भी हैं, कैसे हैं सर, दोनों जगह कैसे हैं? नहीं, हम किसान घर में जन्मे हैं, किसान घर में पले बड़े हैं, खेती बाड़ी हमने की है, हम किसानों से अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। तो बॉर्डर पे क्यों नहीं है फिर आप, जब किसान है? दीन बंधु सर छोटू राम ये कहा करते थे कि सरकार में बैठकर कलम की ताकत से जो किसान का भला होता है तो ऐसे नहीं हो सकता। मुझे आपकी आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आप बॉर्डर पे क्यों नहीं है, आप किसान है तो? हम हमारे लोग सब बॉर्डर पे हैं, ऐसा नहीं है कोई बॉर्डर पे नहीं है। और बॉर्डर पे होने से ही नहीं, हर तरीके से किसान की समस्या का निदान करने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो आप दोनों जगह हैं, आप सरकार में भी हैं, आप बॉर्डर पे भी हैं, आप भारत बंद भी करना चाहते हैं और भारत बंद के सरकार खिलाफ इंतजाम भी कर रहे हैं। कल सरकार के अंदर बैठ करके हम और हमारे लोग, दुष्यंत चौटाला जी निरंतर केंद्र की सरकार से टच में हैं। वो हरियाणा की सरकार की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं और केंद्र की सरकार के टच में है और वहां जो उनकी 9 तारीख की मीटिंग है उसके अंदर इसका समाधान कैसे निकले उस पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। आतिशी, आपकी सरकार राज्य में गजट जारी कर देती है, नोटिफिकेशन निकाल देती है, लेकिन वहां ग्राउंड पर जाकर यह भी कहते हैं कि नहीं साहब हम तो सेवा करने के लिए आए। आवाज कट गई है, शायद आतिशी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। गौरव भाटिया, किसान के साथ भी है, सरकार के साथ भी है वो कह रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जिनकी सरकार को लेकर अब यह सवाल उठने लगा कि साहब नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया, वो वहां आंदोलन के समर्थन में भी है। ये कैसा भारत बंद है? आवाज आ रही गौरव आपको मेरी? हाँ, मुझे आ रही है रोहित जी, बताइए। जी, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन। मेरा सवाल यह है कि लोग दो जगह एक साथ कैसे हो सकते हैं? केजरीवाल जी नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं और आंदोलन में भी हो सकते हैं, दुष्यंत चौटाला सरकार में भी हैं और किसान आंदोलन में भी हैं। रोहित जी, मैं आभारी हूं आपका आज तक का कि ये दोहरे मापदंड जो हैं ये आप लोग उजागर कर रहे हैं और कुछ उदाहरण मैं भी दूंगा। चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं। आज श्री रविशंकर प्रसाद जी ने एक प्रेस वार्ता करी और मैं भी वहां पे था, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या सत्य है और किस तरह से किसानों का कंधा ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपना हित साधने के लिए। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं।
कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, सीरियल नंबर 11 पृष्ठ 17, अंग्रेजी में कहते हैं एपीएमसी हटा देंगे, रिपील करेंगे, हिंदी में कहते हैं संशोधन करेंगे। इसके अलावा जब इनकी सरकार थी तो एनसीपी, शरद पवार जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पत्र लिखा सभी मुख्यमंत्रियों को, और 2 ऐसी चिट्ठियां मेरे पास भी हैं, एक शीला दीक्षित जी का पत्र है और एक शिवराज सिंह चौहान जी का। उसमें कहते हैं ये जरूरी है किसानों के हित के लिए, विकास के लिए, कि हम एपीएमसी का संशोधन करें। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री अभी कह रहे थे कि हम सेवादार हैं। भैया, कोरोना कोविड आपसे संभलता नहीं है, और जब हालत हो जाती है खराब तो आप केंद्र सरकार के पास आते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी लगती है तो हम निर्वहन करते हैं उसका। आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं 23 नवंबर को और कहते हैं कि हाँ मंडियां खुल जानी चाहिए। और चौथा, समाजवादी पार्टी, उनके प्रवक्ता तो यहाँ नहीं आए, लेकिन मैं केवल इतना बता दूं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव जी, वो खुद एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके सदस्य हैं, और किसी मीटिंग में उन्होंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया, बल्कि मीटिंग में भी नहीं आए थे। दूसरी बात, दादरी प्रोजेक्ट 2006 किसानों की जमीन किसने हड़प दी? थोड़ा छोटा गौरव जी, थोड़ा आगे के लिए बचा लीजिए, आतिशी से जवाब ले लें जरा कि केजरीवाल जी बहुत कुछ है कहने, नोटिफिकेशन भी जारी कर देते हैं और वहां जाके ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं। सेवा करनी थी तो मैडम उसी दिन नोटिफिकेशन रोक लेते, जैसे वो कह रहे थे कि हमने जेलें नहीं बनाने दिया इनको, स्टेडियम को। देखिए रोहित जी, आप तो संविधान मुझसे बेहतर ही जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये पता है कि किसी भी सेंट्रल लॉ को लागू करने के लिए किसी भी राज्य की नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन वो सेंट्रल गजट में आ जाता है, एक बार पार्लियामेंट में पास होने के बाद, वो पूरे देश में कानून बन जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल के नोटिफिकेशन इशू या ना इशू करने की बात थी तो फिर पंजाब में भी वही हो सकता था, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था, उत्तराखंड में भी हो सकता था। क्यों पंजाब के किसान सड़क पे आए हुए हैं? अमरिंदर सिंह भी वैसे ही गजट में नोटिफिकेशन ना पास करते। कोई भी केंद्र का कानून केंद्र की गजट नोटिफिकेशन के आधार पर इंप्लीमेंट होता है, ना कि किसी राज्य सरकार के। आज केंद्र सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि क्यों वो जब बार बार कहते हैं कि नए किसान कानूनों से एमएसपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो उस बात को लॉ में क्यों नहीं लेके आ जाते? क्यों वो कानून का संशोधन करके ये नहीं कह देते हैं कानून में कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीद फरोख्त करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें तो किसानों का हित प्रोटेक्ट हो जाएगा। किसान तो ये भी कह रहे हैं कि पराली वाले मामले वापस लो, पराली का कानून नहीं होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं उससे? क्योंकि आप तो मौसम बदलते ही पराली के ऊपर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं, और हम एक चीज कहते हैं कि इसके लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। किसान क्यों पराली जलाता है? किसान मजबूरी में पराली जलाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कर रही है पंजाब की सरकार, क्या कर रही है हरियाणा? जब पूसा इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल लिया है तो क्यों वो उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं? किसान के पास जब कोई चॉइस नहीं बचता है, कोई और रास्ता नहीं बचता है, तो वो मजबूरी में पराली जलाता है। ये हरियाणा और पंजाब की सरकारों की जिम्मेदारियां हैं, उनके मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारियां हैं कि वो कोई समाधान निकाले जिससे प्रदूषण ना हो और किसान भी परेशान ना हो। अभय दुबे, एक ट्वीट है 27 जुलाई 2016 को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। उन्होंने लिखा कि हम रिलायंस ग्रुप को लाए थे पंजाब में रिटेल एग्री बिजनेस के लिए, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। किसानों की कमाई जो है कम से कम 3 गुनी कर देता, 1.5 लाख किसानों की। अकालियों ने डील कैंसिल कर दी और इस वजह से 1.5 लाख किसानों का नुकसान हो गया। आज आप लोग दिन भर अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी करके गाली देते हैं सर। आपकी सरकार लाए तो रामलीला और इनकी लाए तो रासलीला, क्यों? नहीं 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 नहीं, इनकी लाए तो कैरेक्टर ढीला, पूरा कहिए। रासलीला कैरेक्टर ढीला नहीं तो कह रहा हूं सर। अन्नदाता की आजीविका का द्वंद है, किसानों के खिलाफ चल रहा मोदी सरकार का छल छंद है। उन्हें तो बस पूंजीपतियों की आवाज पसंद है, किसानों की गुहार के लिए उनके द्वार बंद है, इसीलिए 8 दिसंबर को समूचा भारत बंद है। अब मैं एक के बाद एक 10 सेकंड में पर्दाफाश करता हूं। जो शरद पवार जी की चिट्ठी बताई जा रही है, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बताया जा रहा है रविशंकर प्रसाद जी, वो 2003 का अटल बिहारी वाजपेयी जी का मॉडल मंडी एक्ट था।
जो बाध्यता नहीं थी, जिस प्रकार आपने दमन कर दिया सारे राज्यों का, राज्यों के अधिकार का कानून केंद्र में ला दिया। अभी रोहित सरदाना जी कह रहे थे राजनीतिक दल रोटियां सेक रहे, नहीं रोहित सरदाना जी, ये रोटियां सेकने का प्रश्न नहीं है, ये चूल्हे बुझाकर किसानों के पूछ लीजिएगा, दीपेंद्र हुड्डा सेक रहे थे, रोटी जल भी गई का प्रश्न है। सब तस्वीरें देख रहे हैं आप मेरी देखिए, सुनिए, कान खोलकर मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले, क्या षड्यंत्र कर रही। तीनों कानूनों को साथ में रख दीजिए और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में यह संशोधन कर दिया कि असीमित मात्रा में संग्रहण कर लो, और मंडियों के बाहर का टैक्स का एग्जम्पशन कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जब तीनों को साथ रखोगे तो पता लगेगा कि यह षड्यंत्र वही है जिसका आरोप लागत और मूल्य आयोग। ऐसी ही बातें आप सीए के दौरान कह रहे थे अभय जी कि इस चीज को इसके साथ, इस चीज को इसके साथ रख दो तो ऐसा हो जाएगा। मतलब सामने वैसा नहीं है जैसा आप दिखाना चाहते हैं। मैं उत्तर देता हूं, मैं 2 प्रमाण दे रहा हूं आपके जो हुआ है। एक तो सीएसीपी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार दाल खरीदकर ऐसे समय बाजार में उतारती है जब किसानों की दाल आने वाली होती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं और पूंजीपति उसका संग्रहण कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, 2020-21 की रबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। 23 जून 2020 को मोदी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 15% की और मक्का 5 लाख मैट्रिक टन मंगा लिया हिंदुस्तान में, सस्ता मक्का। मक्के के दाम जो 650 रुपए थे वो 750 से 900 रुपए हो गए। ये मोदी सरकार विजय जी बैठे हैं, एक सेकंड, यहाँ विजय जी बैठे हैं मेरे साथ, वो इत्तेफाक से कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री हैं। विजय सरदाना लिखते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरे चाचा होंगे, लेकिन अर्थशास्त्री हैं और यहाँ बतौर एक्सपर्ट बहुत बार हमारे साथ आते हैं। जरा विजय जी, जो बातें अभय जी कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं? क्योंकि मैं लिखा हुआ पढ़ रहा था आपका कहीं, अगर मैं सही हूं, आप ही ने लिखा है कि भेड़ को वहम हो गया, गडरिया उसकी ऊन से मुनाफा कमा के अमीर हो रहा, तो बदला लेने के लिए वो कसाई के साथ चली गई। ये टिप्पणी आपकी किस पर है? राजनीतिक पार्टियों पर जो भारत बंद का समर्थन कर रही है? देखिए, सब समझते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सब राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। दुख की बात पता है रोहित जी क्या है कि जो भी ये हमारे साथी लोग बोल रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या इन्होंने कानून पढ़े हैं या नहीं पढ़े? क्योंकि जिस तरह की भाषा और एनालिसिस आ रहा है उससे ये समझ में आता है कि कानून नहीं पढ़े। ये कहां लिखा है कि अनलिमिटेड स्टोरेज? आप जरा कानून पढ़ लो यार, 8 लाइन का कानून है, उसमें साफ लिखा है स्टोर कौन करेगा। वो करेगा जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है। कितना करेगा? अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज्यादा नहीं कर सकता। अब कानून पढ़ो तो सही यार। और अगर महंगाई 50% बढ़ जाती है नॉन पेरिशेबल में, पिछले साल के एवरेज का, अगर पिछले साल का टमाटर का रेट एवरेज 20 रुपए था और इस साल 40 हो जाता है, पेरिशेबल में डबल है, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो जाएगा अपने आप। और अगर नॉन पेरिशेबल है, गेहूं का रेट अगर पिछले साल 20 था, इस साल अगर वो बढ़ के 30 से ऊपर चला जाता है तो वापस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होगा। और जो आदमी एग्री वैल्यू चेन में आज तक पार्टिसिपेंट नहीं था, जैसे सोने का व्यापारी है, लोहे का व्यापारी है, लकड़ी का व्यापारी है, जिसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, उसको ये रियायत नहीं है। बगैर कानून पढ़े हमारे लोग विश्लेषण पे उतर जाते हैं। 8 लाइन का कानून है, कृपया करके पढ़ तो लो यार। ठीक, नहीं पढ़ना आता रोहित जी, एक कॉपी भिजवा दो इन सब। अभय जी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले क्योंकि दिग्विजय जी ने कहा कि हम किसान परिवार से आते हैं और इत्तेफाक से वो सरकार में भी है। दिग्विजय जी, आपने भी कानून नहीं पढ़ा क्या? क्योंकि विजय जी कह रहे हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं। नहीं, निश्चित तौर पर हमने कानून पढ़े हैं और हम इस बात के पक्षधर हैं कि कानून के अंदर जो शंकाएं हैं उसको दूर करना चाहिए, और इस बात को लेकर के हम निरंतर सरकार से मांग कर रहे हैं। भारत बंद के समर्थन में आप? हम भारत बंद के समर्थन या ना समर्थन की बात नहीं, हम तो किसान के साथ खड़े हैं, चाहे वो भारत बंद 8 तारीख को हो, चाहे 9 को हो, 7 का उनका एजुटेशन हो, हम तो किसान के थ्रू एंड थ्रू साथ हैं। ये साफ जवाब नहीं हुआ। आप लोग साफगोई के लिए जाने जाते हैं, साफ साफ बताइए ना, भारत बंद के साथ हैं या नहीं है? हम किसानों के साथ हैं, किसानों का जो फैसला होगा हम उसके साथ। तो किसान के साथ तो 5 बार सरकार बातचीत कर चुकी है, फिर भारत बंद किस लिए हो रहा है? और छठी बार कर रही है बात। छठी बार जब बातचीत होगी तो उस पर निर्णायक फैसला निकलेगा, मैं आज बड़े विश्वास से कह रहा हूं। नहीं, छठी बार बातचीत होगी, उसके पहले भारत बंद किस लिए? फिर भारत बंद है तो उसके अंदर भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को
पूरे हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को और सभी सरकारों को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि किसानों की भावनाओं को किसी तरह आहत ना किया जाए। गौरव भाटिया बोलिए, ये तो आपके सहयोगी हैं, गठबंधन पार्टनर हैं आपके। अभय जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास, बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का जवाब दे दूं। लगता है संविधान की जो जानकारी है इनको थोड़ी सी कम, और कुछ दिन पहले ही राघव चड्ढा जो इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हैं वो यहाँ आके चैनल्स पे कह रहे थे, मेरे साथ भी एक चर्चा में, हमारी जान चली जाए, सारे आम आदमी पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता जान दे देंगे लेकिन हम लागू नहीं होने देंगे कानून। अब इनको जानकारी नहीं है, कहते हैं केंद्र का कानून है तो कोई लागू नहीं। आतिशी जी, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कानून जो है बना सकती हैं पार्लियामेंट भी और विधायिका भी, और आपका जो नोटिफिकेशन है ना उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि हम मंडियां जो है वो खोल रहे हैं। दूसरी बात, ये किसानों के हित क्या जाने रोहित जी, गजेंद्र सिंह एक बेचारा किसान था, उसका शव पेड़ से लटका रहा, 2 घंटे तक इनके भाषण चलते रहे, मतलब शव लटका रहा किसान का, इनके भाषण चलते रहे। तो ये आवाज चली गई गौरव जी, क्या है आप बताइए। रॉबर्ट वाड्रा और आजम खान समाजवादी पार्टी के किसानों की जमीन हड़प लेते हैं क्राइम मास्टर गोगो की तरह, और ये लोग आके कहते हैं हमारा कैरेक्टर। अरे अपने कैरेक्टर को झांकिए। दूसरी बात, कान खोल के आप भी सुन लीजिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पिछ जाएगी उनकी जो। गौरव जी माफी चाहते हुए आपको बीच में काटते हुए जरा एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये भी बात याद मेरी बात सुन लीजिए। एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, आज सुबह उठे जब देखा कितना घना कोहरा था दिल्ली में, देखा आपने क्या हालत थी, कितनी सर्दी पड़ रही है। सवाल पूरा करिए। उस स्थिति में देश के किसान अपने घरों को छोड़ के वहां सड़कों पर, कोई ट्रक के नीचे, कोई रोड पर, कोई फुटपाथ पर किसी तरीके से रात काट रहा है। सर आपको नहीं लगता कि आपको पहला मौका मिलते ही पहले आंदोलन खत्म करवाना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें हो? किसको नीचा दिखाना है, किसको खालिस्तानी बताना है, किस राजनीतिक पार्टी को रोटी सेकने वाला बताना है, ये सारी बातें फिर हो सकती हैं। सुनिए रोहित जी, सबसे पहली बात देखिए, आपके पैनल पे एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और वो विशेषज्ञ भी हैं कृषि, विजय सरदाना जी और MS स्वामीनाथन जी। इन्होंने क्या कहा, जो हमने बदलाव किए हैं वो किसानों के हित में है। अब बात आती है उन्हें समझाने की, तो आप भी मानेंगे 5 राउंड चर्चा हुई है, जरूरत पड़ी हम 2 राउंड और करेंगे, 3 भी और करेंगे, लेकिन कई बार जब कड़े कदम उठाए जाते हैं ना तो उसमें कुछ लोगों को लगता है वो हित में नहीं है, उनको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये आप भी मानेंगे दशकों से जो निर्णय पड़े रहे और केवल राजनीति होती रही, अगर वो करके दिखाने का दम किसी में है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आपने आतिशी की बात पर सवाल उठाया, वो जवाब देंगे, उसके पहले अभय दुबे जवाब देंगे। अभय दुबे जवाब दे लीजिए, फिर आतिशी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अभय जी। देखिए कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं विजय सरदाना जी, देश के लोगों समझ लो। नॉन पेरिशेबल आइटम में उदाहरण देते हैं टमाटर का। विजय सरदाना जी, बिहार में APMC एक्ट 2006 हुआ, 9000 केंद्र थे वहां सेंटर, उन 9000 में 1600 सिर्फ गेहूं उत्पादित होता है बिहार में 61 लाख मेट्रिक टन, वहां प्रोक्योर हुआ सिर्फ 5000 मेट्रिक टन। 1000 सबसे बड़े एक्सपर्ट है ना, मशीन में पीछे से डालेंगे आलू, आगे से निकलेगा सोना, आलू सोना, आलू सोना। गौरव जी आपके बीच में नहीं बोले ना अभय जी, लगातार हाथ ही उठा रहे थे केवल, आप भी बीच में मत बोलिए। विजय जी आपको भी पूरा मौका मिलेगा, जो बात को कहना है अगर वो गलत है तो आप दुरुस्त कर सकेंगे उसको। आखिरी 10 सेकंड दीजिए। 2014 में मोदी सरकार ने सारे राज्यों को कह दिया कि समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस बंद नहीं किया तो अनाज खरीदना बंद कर देंगे। 2014 दिसंबर में जो सब लोग कानून लाए थे उचित मुआवजे का भूमि का, उसको खत्म करने के 3 अध्यादेश लेकर आए। 2015 में ऊपर दिया तो 12 कार्यक्रम में 12 दिन में 12 बार पढ़ के सुना चुका हूं। आप लोगों ने मैनिफेस्टो में क्या लिखा, आप लोग अपनी बार में क्या क्या कहते रहे, क्या क्या वादे करते रहे, और अब जैसी सरकार से बाहर हुए तो वो सब खराब बताने लगे। किसानों से चर्चा करने के बाद ही हम तय करते, स्टेक होल्डर के अलावा प्रतिपक्षियों को भी हम विश्वास में लेते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, जो बिहार का हश्र हुआ है, जो नाबार्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के किसान सबसे बदहाली की स्थिति में, मोदी जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है वो अवस्था किसानों की देश के मत कीजिए। बिहार बीमारू राज्यों में गिना जाता था या नहीं गिना जाता था? उस समय कौन सा आप किसान को फसल के बदले सोने में पे करते थे? वापस आके पूछता हूं इस चीज को और आतिशी जवाब देंगी। ब्रेक के पहले जो सवाल छूट जा रहा है उसका जवाब आतिशी देंगी।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, सड़क पर किसान, सियासत, पहलवान। आतिशी, ब्रेक के पहले बात हमने आप पर छोड़ी थी, आप अपनी बात रख सकती हैं। फिर विजय जी आपके पास आ रहा हूं और दिग्विजय जी आपके पास, बोलिए। देखिए, मैं गौरव जी की बात से अचंभित हूं। जहां तक मुझे पता है वो वकील हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जिस दिन केंद्र के कानून पे राष्ट्रपति साइन कर देते हैं उस दिन वो पूरे देश का कानून हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे सरल और इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर भाजपा बार बार ये कह रही है कि कानून किसान के हित में है, कि एमएसपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एमएसपी के प्रोटेक्शन को कानून में क्यों नहीं लेके आ जाती? क्यों हम कानून में संशोधन नहीं कर सकते हैं कि एमएसपी के नीचे किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त को गैर कानूनी माना जाएगा और एमएसपी के नीचे की खरीद फरोख्त पर एक्शन लिया जाएगा? यही तो किसान की चिंता है। आपको लगता है केवल इतने से आंदोलन खत्म हो जाएगा अगर सरकार लिख के दे दे? देखिए, किसान की ये सबसे बड़ी समस्या है कि एमएसपी के नीचे खरीद फरोख्त ऑलरेडी हो रही है। टमाटर के एग्जाम्पल की अभी बात कर रहे थे जो सरदाना जी, छत्तीसगढ़ में मैंने अपनी आंखों से देखा है किसानों के टमाटर खेतों के बगल में पड़े रह जाते हैं। आतिशी जी, छत्तीसगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, बुलंदशहर में भी दिखती है वो तस्वीरें। मेरा सवाल ये है, क्या किसान एमएसपी को लिखित में गारंटी मिलने के बाद आंदोलन खत्म कर देंगे? आपको लगता है? क्योंकि 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है अब उसमें। देखिए, ये तो जो किसानों के नेतृत्व कर रहे हैं वही इस बात को बता पाएंगे। लेकिन ये एक किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको एमएसपी के नीचे एक बारी बेचना पड़ेगा, तो उसका कोई अंत नहीं है कि कल को 5 रुपए किलो भी बेचना पड़ेगा, 10 रुपए किलो भी बेचना पड़ेगा और उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। विजय जी बोलिए, फिर दिग्विजय जी आपके पास, बोलिए विजय जी। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि किसान की माली हालत खराब है, उसके सुधार की जरूरत है, यहां तक तो बात सही है। अब सही तरीका क्या है, रास्ता ये ढूंढना है। क्या एमएसपी सही तरीका है? मैं नहीं मानता। मैं सबसे पहले एक सवाल, सारे हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सब समझदार हैं, एक सवाल पूछता हूं। आप मेरे से एमएसपी की उम्मीद करते हो एज ए बायर, क्वालिटी क्या होगी उस प्रोडक्ट की, ये क्यों नहीं बताते? क्या आप खुद एज ए कंज्यूमर सड़ा हुआ माल, खराब माल, कचरा मिला हुआ माल एमएसपी पे खरीदोगे? बगैर क्वालिटी डिस्कस किए आप प्राइस डिस्कस कर रहे हो। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं और फिर आप मेरे को जवाब दीजिएगा। एफसीआई जो एमएसपी पे माल खरीदती है, अरे मैडम जी सुन लीजिए, मैं समझता हूं, इतनी अंग्रेजी मुझे आती है। एफसीआई जो माल खरीदती है एमएसपी पे, उसका क्वालिटी क्या है आप समझिए जरा। 14% मॉइस्चर, 0.25% मिट्टी, 4% खराब दाना। अगर गेहूं के अंदर बाजरा, मक्का कुछ भी मिल गया अलग से भी, 2% वो भी अलाउड है। 6% कीड़ा खाया हुआ टूटा फूटा माल अलाउड है, और जो खराब श्रिंक हो जाता है 2% वो अलाउड है। 15% नॉन एडिबल ग्रेड एफसीआई एक्सेप्ट करता है, 14% मॉइस्चर एक्सेप्ट करता है। और वही देश का दूसरा कानून है एफएसएसएआई, जो फूड सेफ्टी और कंज्यूमर हेल्थ की बात करता है, वो कहता है मॉइस्चर 13% से ज्यादा नहीं होगा, और ये जो बाकी 15% जो कचरा मिट्टी है ये अलाउड नहीं होगा। अब मुझे ये बता दीजिए, आप एमएसपी एफसीआई खरीद सकता है क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो रहा है। इसीलिए पीडीएस की दुकान में जब एक गरीब आदमी बोलता है कि साहब हमें कूड़ा कचरा मिलता है पीडीएस में, मुझे ये बताइए कि क्या आप ये चाहते हैं इस देश की इंडस्ट्री एक्सपोर्टर एमएसपी दे और आप क्वालिटी नहीं बताएंगे? ठीक है, अब दिग्विजय जी से जवाब लेते हैं आपकी बात। दिग्विजय जी बतौर किसान जानना चाहती हूँ, रोहित जी मैं जानना चाहती हूँ, गौरव भाटिया जी क्या विजय सरदाना जी के व्यू को सपोर्ट करते हैं? अभी पूछ लेते हैं। विजय सरदाना जी ने खुल के बोल दिया है कि अभी पूछ लेता नहीं देंगे। अभी पूछ लेता हूँ, उसके पहले बार-बार कह रही देखिए क्या है ना, आतिशी विजय सरदाना एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, ये सरकार नहीं है, इनको फैसला लेना नहीं, वो अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अब मैं दिग्विजय चौटाला से ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, जो किसान नेता भी है साथ साथ, सरकार होने के साथ साथ किसान नेता भी है दिग्विजय चौटाला, वो कह रहे हैं कि एक बायर के नाते मुझे गारंटी भी तो दीजिए, एमएसपी चाहते हैं तो, कि माल ठीक मिलेगा। बोलिए अब। बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए, और हमने गारंटी दी है। हमारे पास के प्रांत राजस्थान ने और पंजाब ने, जहां कांग्रेस की सरकार है, वो गारंटी नहीं दे पा रही। हमने गारंटी दी है, हमने किसानी को एमएसपी पे खरीदा है। झूठ। मैं आपको
किसानों और मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अभय जी, या तो आप बोल लीजिए, मैं अभय जी वो बोलने फिर आपके पास आ जाऊंगा। अभय जी वो बोलना फिर आप बोल लीजिएगा ना, एक एक करके सब बोल रहे हैं, इसमें बुराई क्या है भाई? मैं लगाने का कांग्रेस के अभय जी एक एक करके सब बोल रहे हैं, कांग्रेस इसमें के दिक्कत क्या प्रवक्ता है? से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बोल लूं, उनको फिर आप सुन बोल लीजिए, लीजिए। फिर आप बोलिए, आप ही के पास आऊंगा, बोलिए दिग्विजय जी। हमारे यहाँ पर 2.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा होता है और हमारी खरीद 7.5 लाख टन की है। ये कोई पाकिस्तान से नहीं आया, ये राजस्थान से आया, ये पंजाब से आया। हमारे यहाँ धान की खरीद जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे दुगनी हम खरीद करते हैं। ये कहीं से नहीं आया, आपके पंजाब से आया और हमने खरीद की और एक एक दाने को एमएसपी पर खरीदा। दिल्ली में बैठ करके चिकनी चौपड़ी बातें करनी बहुत आसान है। ये कह देना कि इसमें इतना मॉइस्चर है, इसमें ये किसानों की परेशानियां समझनी इतनी आसान नहीं है। किसान के हालातों में फसल उगा रहा है, ये समझना इतना आसान नहीं है। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि सरकार को इंश्योर करना चाहिए एक एक दाने की खरीद हो और कांग्रेस के राज्य कर करके दिखाए ना। ये बैठ करके बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जिनके नेताओं को ये नहीं पता कि खेती बाड़ी की कैसे जाती है। बोलिए अभय दुबे जी, जवाब दे लीजिए, फिर गौरव भाटिया। और देखिए, हाँ बोलिए रोहित जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इनको समझना चाहिए। जिन लोगों ने किसानों को जो धरना देने आए थे उन पर आंसू गैस के बम मारे हैं, पानी की बौछारें कड़कड़ाती ठंड में मारे हैं, वो हमको उदाहरण दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, जो समर्थन मूल्य पर प्रिक्योर करते हैं, डिसेंट्रलाइज स्टेट है, वो स्टेट अपना पैसा नहीं लगाती, वो केंद्र सरकार फैसिलिटेट करता है। विजय सरदाना जी को मुझे इतना समझना बताइए चाहिए, अभय जी, पंजाब की सरकार कितनी फसलें एमएसपी पर खरीद रही है और हरियाणा की सरकार कितनी फसलें खरीद रही है? अगर उद्योगपतियों को आपकी बेचना है तो वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हमारी अब रोहित जी इनको चुप कराइए, आपने मेरे समय तो इनको चुप कराइए, अब मुझे चुप कराया, इनको आपका सवाल इनको चुप कराइए दिग्विजय जी, मैं आपके सवाल का जवाब देते हैं। खरीद होती है ओके, दिग्विजय जी के सवाल का जवाब दे दीजिए ना अभय जी। आप हमें बताएंगे पंजाब और राजस्थान के किसान के अपनी फसल हरियाणा में इसलिए बेचते हैं कि एमएसपी वहां मिलता है। जिनको ये नहीं पता कि लाल मिर्च और हरी मिर्च का अंतर क्या होता है। राजीव गांधी ने किसी जगह स्टेटमेंट दी, इन्होंने 10 लाख मेट्रिक टन जो धान कम खरीदा है, क्योंकि 20 लाख मेट्रिक टन गेहूं कम खरीदा है हरियाणा ने। हमें पाठ मत पढ़ाइए। अरे तो मौसम भीषण भ्रष्टाचार में लगे हो आप सोनो भाई, वहाँ पर किसानों का दमन कर रहे हो, किसानों को बर्बरता के सर मेरा एक निवेदन है, एक एक करके बोलना बस। किसान देख रहा है चौटाला जी, एक निवेदन है, सत्ता की भूख मिटाने में लगे हो, सिर्फ सत्ता की भूख। खट्टर जी और आपने जो किसानों का दमन किया है मोदी जी के अब ये मुखौटा लगाने से काम नहीं चलेगा आपका। एक सेकंड ना ये प्लीज, मुखौटा मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल सरदाना जी, एक सेकंड अभय जी रुकिए ना, अभी के पास आप ही से जवाब ले रहा हूं। मैं केवल उनका सवाल आपके सामने रख रहा हूं जो उन्होंने कहा, क्या पंजाब और राजस्थान के किसान की फसल इसलिए हरियाणा में बिकती है क्योंकि आप लोग एमएसपी नहीं देते अपनी सरकारों में? देखिए रोहित सरदाना जी, हाँ एक बात को समझ लेना, बहुत अच्छा सवाल खरीदते हो राजस्थान में। सुनिए आप जानते हैं आप कौन खरीदता है समर्थन मूल्य पे? समर्थन मूल्य पे नरेंद्र मोदी की सरकार खरीदती है। नरेंद्र मोदी की सरकार डिसेंट्रलाइज प्रिक्योरमेंट स्टेट है। मतलब तुम मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हो चौटाला जी, क्योंकि ये दायित्व मोदी सरकार का समर्थन मूल्य पर खरीदने का। एक पढ़ो कम से कम, मोटा अनाज, धान, गेहूं, राज्य सरकार को जितनी अनुमति केंद्र सरकार देती है उतना राज्य सरकारें खरीदती है। तो आप ये कह रहे हो कि राजस्थान को पंजाब की सरकार को मोदी जी ने अनुमति नहीं दी खरीदने की, मतलब मोदी सरकार पर आप आरोप लगा रहे हो। अरे आप दलाली कर रहे हो अडानी अंबानी की। चौटाला जी, खट्टर साहब दोनों इसलिए किसानों का दमन किया है। ये आरोप सीधे मोदी सरकार पर है। मोदी जी पर गंभीर आरोप दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के प्लीज। अच्छा दिग्विजय जी, ओके अभय जी, ओके पैसे कौन देता है? एक सेकंड, पैसे केंद्र सरकार देती है समर्थन मूल्य पर राज्य सरकारों को खरीदने के। ये कानूनी प्रावधान है, अनुमति केंद्र बस झगड़ा नहीं दिग्विजय जी, ओके अभय जी एक सेकंड, अभय जी एक सेकंड। आतिशी ने एक सवाल उठाया और वो सवाल बड़ा सीधा सा था। गौरव भाटिया, क्या आप विजय जी की बातों का एंडोर्स करते हैं? क्या सरकार की नीति भी वही है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो एमएसपी की बात करो, अगर प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है तो एमएसपी किस लिए, उसकी गारंटी कैसे? रोहित जी एक आ रहा हूं अभय जी, अभी विजय सरदाना जी की बात पे एक सेकंड अभय जी, पहले गौरव से एक कमेंट लेने फिर आ रहा हूं आपके पास।
उस पे वो कमेंट इजी हो इनको जाएगा। थोड़ा शांत तो करवाइए। पता विजय नहीं सरदाना जी, विजय क्या राहुल सरदाना जी गांधी देखिए, चवन केंद्र क्या है सरकार क्या? समर्थन अपनी मूल्य बारी उसी में ग्रेड बोलते के हैं फिर आधार दोबारा पर बोलने तय करती है, लगते आपको हैं, पता है। भूल जाते हैं क्या हाइब्रिड बोलना था। कमोडिटी का अलग होता है, नॉर्मल कमोडिटी का अलग होता है, मॉइस्चर का अलग होता है और उसकी शाइन का अलग होता है। ये अच्छा आपको पता ठीक है सर, एक सेकंड ना अभय जी, अब गौरव जी से पूछ ले 86 सवाल करोड़ लोग देश कि के विजय खा जी की सकते बात से हैं, सहमत रोहित भी हैं वो या नहीं। तो फिर ये कितना अगर वो खुद ही गंभीर असहमति आरोप जता देंगे तो फिर आप तो वैसे ही खुश हो जाएंगे कि गौरव ने ही असहमति जता दी है। गौरव भाटिया बोलिए। हाँ रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए अभी बात किसी ने करी थी, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता थे, कह रहे थे आंसू गैस के बम छोड़ रहे हैं। अरे राहुल गांधी ने जो आंसू गैस के बम छोड़े हैं ना कांग्रेस के G23 लीडर्स पे, हमें पता है। अरे और मारे रामलीला आपने, मैदान में किसानों को मारे गौरव भाटिया जी। 2018 रोहित जी, मैं समझता हूँ ये बेशर्मी है, विश्व शांति ये दिवस के बेशर्मी दिन है। किसानों को मार अभय जी, मार के इतनी देर हो तो गई, उतार के चिक-चिक हो खड़े गई, हो क्या जाएंगे कुछ लाभ दंगे हुआ? और कहेंगे हम अच्छी चर्चा करते हैं, ये रैली नहीं है, ये चर्चा है। देखिए अभय जी, प्लीज, कोई लाभ आप हुआ? चुप हो जाइए। कोई लाभ हुआ? एक साथ आप एक चुप हो दूसरे के ऊपर जाइए, बोलने कोई का कोई बात लाभ है? आप लोग जानते हैं अच्छे से। नहीं उन्होंने भाई 30-30 सेकंड में अपनी बात करिए, आगे बढ़िए। क्यों टाइम वेस्ट करना, अपना भी, एक दूसरे का भी और दर्शकों का भी। और भाटिया फटाफट पूरा कीजिए, फिर अभय जी आप बोल लीजिएगा, फिर फटाफट आतिश के नहीं पास कर आएंगे। पाऊंगा रोहित जी, मुझे समय चाहिए। बोलिए अभय अपनी जी, बात गौरव जी रखें। शुरू तो कीजिए। प्लीज। हाँ धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन वादे पूरे किए हमने, और उसमें जो आतिशी जी ने भी प्रश्न पूछा था उसका उत्तर है। सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य इनके 2009, 14 और 19 के मैनिफेस्टो में था रोहित जी। आप देखिए 2006 से 2014 तक रिपोर्ट पड़ी रही, MS स्वामीनाथन जी की 1.5 गुना मिले किसानों को, MSP नहीं दिया। किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं MS स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी। भाटिया सर, 12 दिन से ये बात आप 12 बार बता चुके, कम से कम मेरे ही कार्यक्रम में, मानते हैं इस बात को? अगर इनको ये बात समझनी होती आपसे तो अब तक समझ गए होते। अब सवाल यह है कि कल जब भारत बंद का ऐलान हो गया 5 दौर की बातचीत के बाद, और किसान कह रहे हैं कि नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, तो हल क्या है, समाधान क्या है? अब रोहित जी देखिए, गोलपोस्ट मत बदला करिए। चर्चा आप कराएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से, मैं उनकी बात का उत्तर दूंगा, आप किसानों की बात का करेंगे। मैं मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का जवाब ना प्रवक्ता पे ही तो ये सवाल है ना कि वो किसान के कंधे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है कि नहीं? उजागर करें। कांग्रेस के प्रवक्ता पे आपने ये आरोप लगाया ना कि वो किसान के कंधे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर किसान को सेटिस्फाई कीजिए कि कांग्रेस को करना है आपको सेटिस्फाई? किसानों की बात करता हूँ, सुनिए, अब किसानों की बात करता हूँ मैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है, चाहे सॉइल कार्ड देना हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, MSP 1.5 गुना करने की बात हो, और चाहे कर्जा माफी उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़, किसानों का हित हम लोगों ने हमेशा ध्यान में रखा है। नरेंद्र मोदी जी ने ये आश्वासन दिया, MSP खत्म नहीं होगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यही आश्वासन दिया है, और मैं पुनः कहता हूँ, लिख के क्यों नहीं दे देते? सरदाना जी वो कह रहे लिख के दे दो। वो बात उठा रहे हैं कि अगर लेकिन किसान भी इस बात का ध्यान रखता है कि जो फसल वो मंडी में बेचे और अब बाहर बेचे, उसकी क्वालिटी ठीक हो, वरना डीएम है, प्रदेश का प्रशासन है, वो इस बात को सुनिश्चित करेगा। लेकिन किसानों को MSP मिलना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मत। सर चाहिए तो मानना है, लेकिन सरकार में आने के बाद भी चाहिए नहीं कहा जा सकता ना। मिलेगा इसकी गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती? सवाल इसी बात का है, और इसी को लेकर सारा झगड़ा हो रहा है। इसी को लेकर किसान कह रहा है कि आप भली रोज मीटिंग कीजिए, हम कल भारत बंद करेंगे क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन 16 राजनीतिक पार्टियां उस भारत बंद को समर्थन देने के नाम पर अब मैदान में कूद पड़ी।